एवरीवन, लीगल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्ट 2 है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर यानी कि पार्ट 1 में सेक्शन 30 तक डील किया था। आज उसका सेकंड पार्ट होगा, यानी कि 31 से लेकर के 74 तक होगा। एक बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि आज जो बीपीएससी जुडिशरी के एग्ज़ाम को लेकर के आप लोगों के मन में ऊहापोह है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों पे ज़रा भी ना सोचें और फुल कंसंट्रेशन से ये मान के चलें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा। इससे ना केवल आपको फ़ायदा होगा, बल्कि अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कहीं पोस्टपोन हो जाए तो कहीं न कहीं आपका माइंड जो है डाइल्यूट होगा। इसलिए इस सब पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता भी है तो भी आपका ही फ़ायदा होगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पार्ट 2 में चैप्टर 5 से स्टार्ट करना है। पार्ट 2 में चैप्टर 5 जो है वो 31 से लेकर के 38 तक दिया गया है। ये किसके बारे में बात की गई इसमें? इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ पार्टनर, यानी जो पार्टनर हैं वो कैसे फर्म में एंट्री करेंगे और कैसे फर्म से आउट होंगे, इन दोनों के बारे में क्या प्रोविज़न है पार्टनरशिप एक्ट में, इसके लिए इसमें बताया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सेक्शन 31 में क्या कहा गया है। सेक्शन 31 में दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए पार्टनर्स, यानी कि भागीदारों की प्रविष्टि कैसे होगी, कोई भागीदार फर्म में कैसे एंट्री करेगा, उसके बारे में क्या रूल हैं, क्या प्रोविज़न है। तो अब सेक्शन 31 में दिया है कि पहली बात तो दिया है कि अगर किसी फर्म में किसी पार्टनर की अगर एंट्री होगी तो उसके बारे में रूल 30 का नियम अप्लाई होगा। रूल 30 में क्या दिया गया? तो सेक्शन 31 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि कैसे किसी पार्टनर की हम एंट्री कराते हैं। तो सेक्शन 31 में एक बात और दिया गया, कोई किसी भी पार्टनर की एंट्री के लिए कौन सा रूल होगा? रूल 30 में जो प्रोविज़न दिया गया उसके होंगे। मतलब किसी पार्टनर के एंट्री के लिए पहली कंडीशन क्या रखी गई है कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर के कंसेंट से ही वो कोई भी व्यक्ति जो है, जो पार्टनर हुआ है, वो फर्म एंट्री करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म में उसकी एंट्री हो जाती है तो उसके राइट्स और लायबिलिटीज़ क्या होंगे? जिस दिन से वो फर्म में एंट्री किया है उस दिन से उसकी लायबिलिटी जुड़ेगी या उसके पहले से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर काफ़ी आप देखेंगे मेंस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, चाहे डीजीएस का एग्ज़ाम हो चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लायबिलिटी है। तो यहाँ पे लायबिलिटी के लिए साफ साफ दे दिया है कि ए पार्टनर्स हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्टनर डज नॉट बिकम लाइबल फॉर एनी एक्ट बिफोर ही बिकेम पार्टनर्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर जिस दिन से, जिस डेट से फर्म में एंट्री करता है उसके पहले से उस पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं हुई। इसका मतलब उसकी लायबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? जिस डेट से वो फर्म में एंट्री पाता है उसी डेट से उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी। यानी कि अगर कोई भागीदार फर्म में एंट्री करता है तो अगर फर्म ने पहले कोई काम किया है तो फर्म के लिए उसकी लायबिलिटी पहले किए गए काम के लिए नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है। तो अब 30 में ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि 32 में क्या दिया गया है। 32 में दिया गया है कि रिटायरमेंट्स ऑफ द पार्टनर। अब यहाँ हमने 31 में पढ़ा कि पार्टनर की एंट्री होगी, अब यहाँ पे आउटगोइंग पार्टनर शुरुआत हो रही है कि कोई भी फर्म में पार्टनर कैसे रिटायर होंगे, कैसे आउटगोइंग होंगे। तो पहला इसमें प्रोसेस क्या दिया है कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, यानी भागीदारों की निवृत्ति कैसे होगी, भागीदार कैसे अवकाश प्राप्त करेंगे, उसके बारे में क्या दिया है। तो इसको हमने 3 पार्टों में बांट लिया है। पहला दिया है कि पार्टनर का रिटायरमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे दिया कि बाई एक्ट ऑफ द पार्टनर्स, किसी पार्टनर के एक्ट द्वारा, कार्य द्वारा उनकी क्या होगी, उनकी निवृत्ति समझी जाएगी, उनको जो है वो आउट माना जाएगा। कैसे? उसमें क्या होगा, उसमें दिया है कि बाय कंसेंट, अगर किसी पार्टनर ये कंसेंट दिया हुआ है कि हमें पर्टिकुलर
किस काम के बाद जो है हमें फर्म से आउट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उनकी कंसेंट से सेक्शन 31 के क्लास ए के तहत ऐसे पार्टनर को रिटायर मान लिया जाएगा, पहला। अब दूसरा दे रहा है कि बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर पार्टनरों में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ है, कोई अभिव्यक्त करार हुआ है, तो उसके लिए भी ये माना जाएगा कि वो पार्टनर क्या है कि वह उस फर्म से आउट हो गया है, रिटायर हो गया है। इस बात को सेक्शन 31 के क्लॉज बी में दिया गया है कि क्या चीज़ होगा। अब उसके बाद उसमें दिया है कि इसमें एक जो तीसरा पार्ट दिया है कि पार्टनर के रिटायरमेंट होने के, कि बाई नोटिस ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नोटिस देता है फर्म से बाहर होने के लिए, तो उस कंडीशन में ऐसे पार्टनर को जो है आउट माना जाएगा, रिटायरमेंट माना जाएगा सेक्शन 31 के क्लॉज सी के तहत। तो अब ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि बाई द एक्ट ऑफ द पार्टनर, इसमें 3 तरीके से किसी भी पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, कोई भी पार्टनर आउट होता है। अब देखते हैं कि दूसरा क्या दिया, बाई अदर मीन्स। अब अन्य तरीके से कैसे कोई पार्टनर किसी फर्म से आउट होता है या रिटायर होता है। अन्य तरीका क्या है, अन्य तरीका में दिया है कि बाई एक्सपल्सन। बाई एक्सपल्सन मतलब उस भागीदार को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, फर्म से एक्सपील्ड कर दिया जाए। तो इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ दिया है, सेक्शन 33 में। अभी इसको हम आगे बताएंगे कि सेक्शन 33 के तहत किसी पार्टनर को कैसे एक्सपल्सन होता है, कैसे एक्सपील किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये दिया है कि ये 33 के तहत फर्म को क्या दिया जाएगा, ऐसे पार्टनर को निकाला जा सकता है। कब निकाला जाएगा, इसके बारे में प्रोविज़न आगे दिया गया है। दूसरा दे रहा है कि ऑन बीइंग सॉल्वेंट ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टनर को फर्म से आउट किया जा सकता है, फर्म से उसको रिटायर किया जा सकता है। इस बात को कहाँ पे दिया गया, ये प्रोविज़न 34 में दिया गया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 34 में पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के कंडीशन में उसको फर्म से आउट कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा इसमें ग्राउंड दिया गया वो है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, तो वो पार्टनर भी सेक्शन 35 के तहत माना जाएगा कि क्या हो गया, वो फर्म से आउट हो गया है या फिर वो फर्म से रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स में ये दो मोड है, 2 तरीके हैं, और इन दोनों में 3 तरीके से बताया गया कि कैसे किसी फर्म के पार्टनर को कैसे क्या करेंगे, हम फर्म से बाहर करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं कि अब ये सेक्शन 33 में इसका थोड़ा हम डिटेल बताते हैं कि आखिर कैसे किसी फर्म कि पार्टनर को कैसा एक्सपल्सन होता है, कैसे एक्सपल किया जाता है, एक्सपील्ड किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या रूल दिया गया है। तो ये सेक्शन 33 में डील किया गया है। उसमें दिया है कि ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपील्ड फ्रॉम ए फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर एक्सेप्ट गुड फेथ। मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब है कि भागीदारों में, अगर कई भागीदार हैं किसी फर्म से और उनमें किसी को फर्म से बाहर करना है, निकालना है, निष्कासित करना है, तो ऐसा बहुसंख्यक भागीदारों के द्वारा नहीं होगा। मतलब मेजॉरिटी से पार्टनर ऐसा नहीं कि जब चाहे किसी को निकाल दें, लेकिन अगर निकालना है तो उसके लिए जो उनका पर्पज़ होगा वो गुड फेथ में होगा। फर्म के फ़ायदे के लिए अगर किसी पार्टनर को निकालना है तभी वो फर्म से ऐसे पार्टनर को निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए किसी फर्म में कई पार्टनर हैं और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, आपस में वो कोल्यूशन कर लेते हैं कि हम इन पार्टनर निकाल दें, तो उनका मैलाफाइड अगर इंटेंशन है, फर्म के गुड फेथ के लिए नहीं है, तो अगर वो किसी पार्टनर को फर्म से एक्सपल्सन करते हैं, एक्सपील्ड करते हैं, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अब देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा 2 केस लॉज हैं, उसको आप देखते हैं, यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे केस लॉ के पहले हम देखते हैं कि जैसे किसी फर्म को पार्टनर को एक्सपल्सन किया गया, निकाला गया है, तो उसमें दिया है कि सेक्शन 30 के क्लास 2, 3 और 4 एप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर किसी पार्टनर को फर्म से निकाला जाता है गुड फेथ में, तो उस पार्टनर को
32 के क्लास 2, 3, 4 का नियम लागू होगा, मतलब वो फर्म से क्या माना जाएगा कि रिटायर हो गया है, आउट हो गया है। ये रूल यहाँ पे तुरंत लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पर बहुत इंपॉर्टेंट 2 लैंडमार्क केस ला है, क्योंकि इस पर मैक्सिमम प्रॉब्लम बनता है, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आप जब मेंस का एग्ज़ाम देंगे तब इस पर कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो परेशान नहीं करेगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है कि कार्मिकल वर्सेस इवांस का केस है। कार्मिकल वर्सेस इवांस का केस है, 1904 का केस है ये, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है ये। क्यों? क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है। क्या दी गई है कि अगर फर्म के पार्टनर आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि अगर फर्म के किसी भी एक पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया है जिससे फर्म जो है कलंकित होती है, यानी फर्म के लिए अगर वो स्कैंडल कोई काम करता है, तो उस कंडीशन में उसको फर्म से एक्सपील्ड किया जा सकता है। अगर पार्टनर ने अपने एग्रीमेंट में इस बात को पहले से बनाया हुआ है कि अगर पार्टनर का कोई भी कंडक्ट ऐसा है जो फर्म को क्या करता है, कलंकित करता है, फर्म उससे इफ़ेक्टेड होती है, तो ऐसे पार्टनर को क्या किया जाएगा, गुड फेथ में फर्म से एक्सपील्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें की गई है। कौन है? कार्मिकल वर्सेस इवांस के केस में है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं किसी फर्म के। ABC आर द पार्टनर्स ऑफ एनी फर्म। अब उसमें एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, A, B और C। अब A क्या करता है? A जो है वो फर्म के सिलसिले में कहीं पे जाता है, ट्रेन से जाता है, और वो टिकट नहीं लेता, यानी WT जर्नी करता है। तो अगर वो WT जर्नी करता है और वो पकड़ा जाता है और उसका ट्रायल के बाद उसका कन्विक्शन होता है, तो यहाँ पे A का जो काम है वो क्या है, फर्म को क्या कर रहा है, ये कलंकित कर रहा है, स्कैंडलियस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा कि B और C चाहें तो A को फर्म से एक्सपील्ड कर सकते हैं, और ये फर्म के लिए गुड फेथ में माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉज है, कार्मिकल वर्सेस इवांस का केस है। इस केस को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो इसमें मेंस में बहुत सी प्रॉब्लम इस पर कनेक्ट होती है। ठीक है, अब दूसरा केस हम देखते हैं क्या है कि दूसरा केस है कि ब्लीसेट वर्सेस डेनियल का केस है। ब्लीसेट वर्सेस डेनियल का केस में क्या कहा गया है कि ब्लीसेट वर्सेस डेनियल के केस में ये चीज़ दिया गया है कि अगर किसी पार्टनर को मैलिसली यानी दुर्भावनापूर्ण तरीके से फर्म से निकाला गया है, जानबूझ करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से, जबकि फर्म के गुड फेथ में नहीं निकाला जा रहा, उसको जानबूझ करके दुर्भावना युक्त इंटेंशन से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो प्रश्न है कि क्या फर्म से उसका एक्सपल्सन वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इस केस में कोर्ट ने ये लॉ सेटल किया है कि अगर किसी पार्टनर को मैलाफाइड इंटेंशन से फर्म से एक्सपेल्ड किया जाता है तो कोर्ट उसके एक्सपल्सन को सेट असाइड कर देगा, यानी कि उसके फर्म के निष्कासन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा और वो पार्टनर फिर से फर्म में एंट्री पा जाएगा। और ये दोनों केस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कार्मिकल वर्सेस इवांस का केस और ब्लीसेट वर्सेस डेनियल का केस है। ये दोनों केस अपने माइंड में आप रखेंगे। इसके अब 34 सेक्शन को हम देखते हैं कि सेक्शन 34 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 34 में दिया है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, यानी अगर भागीदार दिवाला हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या उसकी लायबिलिटी होगी। तो सेक्शन 34 के तहत मान लीजिए अगर कोर्ट ने किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उस कंडीशन में उस पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी। तो उस पार्टनर की लायबिलिटी जो है, जिस दिन कोर्ट ने किसी भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया उसी दिन उस पार्टनर की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी, सीज हो जाएगी, चाहे भले ही फर्म डिज़ाल्व हुई हो या नहीं हुई हो। उसकी लायबिलिटी उसी दिन से इसी बात को दिया गया है और उसके सारे राइट्स लायबिलिटी उसी दिन से उस फर्म के प्रति वो समाप्त हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये सेक्शन 34 में दिया गया है कि भागीदार जब दिवाला होगा तो क्या कंडीशन होगी। अब देखते हैं, क्योंकि आपको इनको थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 35 में क्या दिया है कि लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अगर कोई जो पार्टनर है वो डिसीज हो जाता है, मर जाता है, उस कंडीशन में उसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो इसमें भी एक चीज़ क्लियर है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो मृत हो जाता है, डिसीज्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर की भी लायबिलिटी वहीं तक होगी। यानी कि जिस दिन वो उसकी डेथ हुई है उस दिन के बाद किसी भी काम के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। उसकी लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी, उसकी लायबिलिटी उसकी डेथ के पहले तक सारे कार्यों के लिए लायबल होगा वो, बाद के किसी भी अपने कार्य के बाद में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर किसी फर्म ने कोई पार्टनर जो है मर जाता है और फर्म का कोई कंडक्ट ऐसा होता है जिसमें फर्म जो है वो काफ़ी नुकसान में जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो उसका शेयर उससे इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस डेट के तक पहले ही वो क्या था, वो पार्टनर जो है वो मर चुका था। तो ये सेक्शन 35 में और 34 में कंडीशन लगभग एक जैसी है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पार्टनर आउटगोइंग होता है उनके राइट्स क्या होते हैं। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर के क्या होते हैं, उस कंडीशन में सेक्शन 36 में कुछ नियम बताए गए हैं, उसको मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अब देखिए अगर कोई पार्टनर जो है, जैसा हमने देखा कि सेक्शन 32, 33, 34, 35 के तहत या तो चाहे जिस तरीके से चाहे रिटायर होता है, चाहे एक्सपल्सन किया जाता है, चाहे डिसीज हो जाता है, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो बाहर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो फर्म जो है वो कैसे कंडक्ट का व्यवहार करेगी, कैसे फर्म चलाई जाएगी, इसके बारे में दिया है कि राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स में कैरी ऑन बिजनेस विद दैट ऑफ द फर्म। यानी कि जो पार्टनर आउटगोइंग हैं वो क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को तो कैरी ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो फर्म उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो उसके एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, यानी विज्ञापन भी उस प्रकाशित कर सकते हैं। ये दोनों काम जो आउटगोइंग पार्टनर है वो कर सकता है। लेकिन अब उसमें ये भी दिया हुआ कि ये जो आउटगोइंग पार्टनर है कौन से काम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब वो कौन से काम नहीं कर सकते हैं, तो पहला काम दे रहा है कि यूज़ द फर्म नेम। जो आउटगोइंग पार्टनर है उस फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकता। पहली बात, उसका क्या नहीं कर सकता, फर्म का नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्या दिया है कि रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द कमिंग पार्टनर ऑफ बिजनेस। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने को उस फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। किसी अन्य पार्टनर को, थर्ड पार्टी से ये नहीं बताएगा कि मैं इस फर्म में पार्टनर बना हूँ। अगर वो रिप्रेजेंट करेगा तो जाहिर सी बात है सेक्शन 28 का रूल लागू हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट लागू हो जाएगा। इसलिए उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। साफ साफ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग गया। दो राइट करेगा, वो फर्म को चालू कर सकता है, फर्म के लिए वो एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, लेकिन फर्म के नाम का यूज़ नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, फर्म में अपने को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, दूसरी बात। और जो तीसरी बात दिया है वो दिया है कि सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्सन्स हु वेयर डीलिंग विद द फर्म बिफोर सीज टू बी पार्टनर्स। अब उन पार्टनरों के साथ अगर जब वो फर्म से बाहर ना होते तो जो ऐसे पार्टनर हैं जो उनके साथ कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, ऐसे पार्टनरों से कोई भी बिजनेस करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इंसिस्ट नहीं करेगा। यानी कि जो पार्टनर बाहर हुए हैं वो लोग उन पार्टनर से जो फर्म में बने हुए हैं उनसे कोई भी रिक्वेस्ट जो है फर्म के लिए नहीं करेंगे। ये तीन बातें मना की गई हैं, तीन चीज़ें, और तीन चीज़ें जो है आउटगोइंग पार्टनर को नहीं करना है। क्या करना है, केवल वो उस फर्म को कैरी ऑन, उस बिजनेस को चला सकते हैं, उस प्रतियोगी कारोबार को चला सकते हैं। दूसरी चीज़ है, और उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिया है, 36 में दिया है। अब देखते हैं कि 37 में क्या दिया गया है कि सपोज दैट अगर जो भी पार्टनर हैं चाहे वो फर्म में एक्सपील्ड किए गए हों,
फर्म से रिटायर किए गए हों, या फर्म में पार्टनर थे और वो डिसीज्ड हो गए, मृतक हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इन सारी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर है तो उस कंडीशन में या तो वो पार्टनर या उसके उत्तराधिकारी जो होंगे क्या होंगे, उनका क्या शेयर होगा। तो इसमें दे दिया है कि उनका जो शेयर है उसको विथ इंटरेस्ट 6% विथ इंटरेस्ट वो फर्म से ले सकते हैं। अगर वो बाहर होते हैं तो 6% यानी 6% इंटरेस्ट सहित अपने जो अमाउंट है फर्म में उनका जो शेयर है उसको वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके ज़्यादा उस फर्म के एसेट्स से उनका कोई भी उसके प्रति जो है उनका कोई शेयर उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सेक्शन 37 हो गया। और उसके बाद सेक्शन 38 में दिया है कि रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटीज बाय द चेंज इन द फर्म। देखिए अगर कोई फर्म में चेंज हो जाता है, कोई चीज़ हो जाता है, तो उसमें कहता है कि फर्म का वो जो ओरिजिनल बिजनेस था उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रिवोकेशन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम फर्म के नेचर में चेंज करते हैं, कोई और बिजनेस चल रहा है, कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, तो जो पहले बिजनेस चल रहा था, जो ओरिजिनल बिजनेस था, जो उसका कंडक्ट था, उसके सेंस में ये चीज़ क्या हो जाएगा, वो रिवोक्ड हो जाएगा, उसका प्रसंस्करण हो जाएगा। तो ये सेक्शन 38 तक हमने देखा। अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि चैप्टर 6 डील करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अक्सर देखेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो यूपी के एग्ज़ाम में या उत्तराखंड के एग्ज़ाम में इन टॉपिक पर अक्सर बहुधा प्रश्न पूछे गए हैं और अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए इसको आपको अच्छे समझना होगा। ये मैं आज डील कर रहा हूँ, इसको चैप्टर 6 के बारे में डील करना चाहता हूँ कि चैप्टर 6 में क्या दिया है। तो मैंने कि आप जैसा कि आपको मैं पहले बताया हूँ कि अब आपको तैयारी अगर पीटी के लिए करना है तो आपको उन चैप्टर को भी देखना है कि किस चैप्टर में किन किन सेक्शन को इंक्लूड किया गया। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि चैप्टर 6 में क्या है, क्या डील किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 6 में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म यानी फर्म का विघटन के बारे में दिया गया, फर्म डिजॉल्व कैसे होती है उसके बारे में ये दिया गया है चैप्टर 6 में। कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 39 से लेकर के 55 तक है। ये बात आपको माइंड में होना चाहिए। जैसे कि पार्टनर में पूरा पार्टनर जो है 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो आपको हर चैप्टर में याद करना चाहिए कि किस सेक्शन से लेकर के क्या क्या तक है। अब जैसे एग्जाम्पल आ गया कि डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म इज मेंशन इन द चैप्टर इन व्हिच चैप्टर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये चैप्टर 6 में डील किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्म का विघटन किसे कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी सारे समस्त भागीदारों के द्वारा जब किसी फर्म का विघटन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्म का विघटन कहलाता है। यानी जब सारे पार्टनर तैयार हैं फर्म को भंग करने के लिए तो ऐसे इसको क्या बोल देंगे, फर्म का विघटन कहलाते हैं, जो सेक्शन 39 में दे दिया गया। यहाँ पे फर्म को विघटन को बताने के पहले ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फर्म का विघटन और पार्टनरशिप का विघटन क्या दोनों एक है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोथ आर सेम। तो यहाँ पे समझना है कि दोनों सेम नहीं हैं। भागीदारी का विघटन और फर्म का विघटन दोनों दो चीज़ें हैं। यहाँ आपको हम थोड़ा सा इस बात को शेयर करते हैं कि क्या चीज़ है। अब देखिए, जैसे अगर फर्म का विघटन होता है तो जब फर्म का विघटन होगा तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फर्म का विघटन हो। अगर पार्टनरशिप का विघटन होता है, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि पूरी फर्म ही डिसॉल्व हो जाए। लेकिन जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। मतलब इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप का डिसॉल्व जो है क्या है, वो इंक्लूड है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसॉल्व में फर्म का डिसॉल्व इंक्लूड नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ है, दूसरा इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको ये बताता हूँ कि जब पार्टनरशिप का जो डिसॉल्व होता है, जब भंग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो बिजनेस है वो बंद हो जाए।
जब पार्टनरशिप का जब वो डिसॉल्व होता है तो जो बिजनेस चालू किया जा रहा है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन जब फर्म का डिसॉल्व होगा तो इसको मैं आप फिर से बताता हूँ यहाँ पे, जब पार्टनरशिप का अगर डिसॉल्व होता है तो वहाँ पे जो फर्म जिस बिजनेस से चलाई जा रही है वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जब फर्म का डिसॉल्व हो जाएगा तो वो जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा। ये डिफरेंस दूसरा है। तीसरा डिफरेंस इसमें यह है कि अगर फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अगर उसमें 2 पार्टनर हैं तो ये तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है। फर्म में अगर कई पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म फिर भी चलती रहेगी। ये बेसिक डिफरेंस होता है कि फर्म के डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने में। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि आखिर किसी फर्म का डिसॉल्व कैसे होता है, किसी फर्म को विघटन कैसे किया जाता है, कितने तरीके होते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सेक्शन 14 में दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय एन एग्रीमेंट। मतलब जो पार्टीज़ हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हमें फर्म कब डिसॉल्व करना, भंग करना है, तो ऐसे फर्म का डिसॉल्व किया जा सकता है, ऐसे फर्म का विघटन किया जा सकता है, क्योंकि पार्टनर ने इसके विषय में क्या किया है, एग्रीमेंट किया, करार किया है। तो इसको दिया गया है सेक्शन, किसमें दिया है, सेक्शन 40 में दिया गया इस बात को कि कब जो है एग्रीमेंट के द्वारा फर्म डिसॉल्व होगी। अब दूसरा देखते हैं सेक्शन 41 में क्या दिया है। सेक्शन 41 में दिया है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, अनिवार्य विघटन हो जाता है। अब देखिए जहाँ पे फर्म में 2 ही भागीदार हैं और एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म जाहिर सी रूप है वो कंपल्सरी रूप में क्या हो जाएगी, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको सेक्शन 41 में डील किया गया है। अभी हम इसको आगे फिर बताएंगे कि एक एक को कि इसमें क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आखिर किन किन तरीके से होता है फर्म का डिसॉल्व। तीसरा दे रहा है कि सेक्शन 42 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 42 में कि कंटिनेंट डिसोल्यूशन, मतलब किसी फर्म का समाश्रित विघटन कैसे होता है। किसी घटना के घटित होने पर अब कोई पार्टनर दिवालिया निकल जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या किसी फर्म का जो बिजनेस चलाना ही संभव हो जाए, या उसका जो पर्पस उससे डिफरेंट पर्पस से चलने लगता है, तो ये सब कंडीशन में क्या हो जाता है, वो कंटीजेंट डिसोल्यूशन बोलते हैं, समाश्रित विघटन बोलते हैं इसका। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन 43 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको बताया था जब हमने सेक्शन 7 पढ़ा था कि पार्टनरशिप एट विल यानी इच्छाधीन भागीदारी। तो जब इच्छाधीन भागीदारी होती है यानी जब पार्टनरशिप के टाइम ड्यूरेशन के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके टर्मिनेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो फर्म का विघटन कैसे होगा, वो फर्म का विघटन सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि ऐसे पार्टीज़ को नोटिस दे करके पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन 7 को आप सेक्शन 43 से आप यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट डिसॉल्यूशन दिया गया वो कोर्ट करता है, यानी न्यायालय करता है। किस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन 44 के द्वारा जो है वो कोर्ट जो है कुछ दशाओं में क्या करता है, फर्म का डिसॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे सेक्शन 40 का डिटेल देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने शॉर्ट में बताया था कि कैसे कैसे फर्म का डिसॉल्व होगा। अब उसको थोड़ा डिटेल देखते हैं कि किसी फर्म का डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 14 दिया गया है कि बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पहली कंडीशन है कि बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और जो सेकंड कंडीशन है वो है कि अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि अगर किसी फर्म को डिसॉल्व करना है सेक्शन 40 के तहत और एग्रीमेंट के द्वारा, तो 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहली कंडीशन है कि जितने पार्टनर हैं उन सभी की कंसेंट होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन है, और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बनाया है कि कैसे हमें पार्टनरशिप को कैसे हम डिसॉल्व करना है, उसके पीछे जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसके हिसाब से पार्टनरशिप का डिसॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट।
अब देखते हैं कि सेक्शन 41 के तहत किसी फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाता है। तो सेक्शन 41 में दिया है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब अनिवार्य विघटन। आखिर वो कौन सी कंडीशन है जब किसी फर्म को डिसॉल्व करना ही ज़रूरी है हो, तो ये इसके लिए सेक्शन 41 की बात करती है। तो यहाँ भी 2 कंडीशन दिए गई। पहला क्या दिया है कि कोई भी पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, बाई बीइंग द इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। और दूसरा दिया है कि बिकमिंग अनलॉफुल ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस जो चलाया जा रहा है, यानी जो कारोबार चलाया जा रहा है क्या हो जाए, वो अनलॉफुल हो जाए, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ना रहे, लॉ के अगेंस्ट आ जाए, कोई इसमें उसका जो कारोबार का जो जुरिडिक्शन है वो क्या हो जाए, वो अनलॉफुल हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उस फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व कर देते हैं। अब जो इसमें देखते हैं कि सेक्शन 42 के बारे में कि इसमें कैसे फर्म को डिसॉल्व करते हैं। ये दिया है कंटिजेंट डिसोल्यूशन, यानी कि जो आकस्मिक विघटन होता है वो किसी फर्म का विघटन कैसे किया जाता है। इसके पीछे दिया है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी फर्म के ड्यूरेशन के लिए कोई टाइम फिक्स किया गया हो, कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हुआ कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टनरशिप जो है 10 साल तक चलेगी। तो इन्होंने जो 10 ईयर्स के जो डेट फिक्स किया है, अगर वो जिस दिन एक्सपायर हो जाएगी, जिस दिन वो एक्सपायर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसी दिन क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फिक्स डेट पार्टनरशिप के लिए रखी गई है उसकी एक्सपायरी होने पर वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि पर्पज ऑफ द फर्म इफ़ कंप्लीटेड, यानी कि जो फर्म का पर्पज है, जो फर्म का ऑब्जेक्ट है, जिस काम के लिए फर्म चलाई जा रही है, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो फर्म क्या हो जाती, फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन में दिया है कि फर्म की उद्देश्य को पूरा हो जाने पर। अब जो थर्ड कंडीशन इसमें दे रहा है कि बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी फर्म में पार्टनर जो है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, सपोज दैट अगर 2 ही पार्टनर हैं और 2 पार्टनर हैं, उसमें एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वो फर्म क्या होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये थर्ड कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद है जो फोर्थ कंडीशन है वो दिया है कि एडजुडिकेशन ऑफ इंसॉल्वेंट ऑफ द पार्टनर, अगर कोर्ट ने किसी पार्टनर को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया, अब वो दिवालिया अगर घोषित हो गया तो फर्म का डिसॉल्व हो जाएगा। ये 4 कंडीशन रखी गई है जब कोई फर्म, किसी फर्म का जो होता है क्या होता है, कंटिजेंट डिसॉल्व माना जाता है, यानी वो उसका जो होता है वो आकस्मिक विघटन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक केस लॉज यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखना जरूरी है कि एक केस लॉज है कि जय नारायण मिश्रा वर्सेज हस्त मुनिशा बेगम। ये केस है 2002 का सुप्रीम कोर्ट का, बहुत लैंडमार्क केस है। क्या नाम है केस का कि जय नारायण मिश्रा वर्सेज हस्त मुनिशा बेगम 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने क्या लॉ सेटल किया, इसमें कोर्ट ने ये लॉ सेटल किया कि जैसे हमने देखा यहाँ पे कि इस कैटेगरी में कि बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी फर्म में 2 ही पार्टनर हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक मरता है तो क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस केस लॉज में यही डिसाइड किया गया, लॉ सेटल किया गया कि अगर 2 पार्टनर हैं और उन्होंने आपस में ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम दोनों में से किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि उसका जो एयर्स है, जो उसका उत्तराधिकारी, वो फर्म में पार्टनर बन जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, फर्म तुरंत डिसॉल्व हो जाती है अगर 2 लोग हैं और एक पार्टनर जैसे मरता है फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इसमें उसके पार्टनर के किसी उत्तराधिकारी को शामिल नहीं किया जा सकता। ये बहुत लैंडमार्क केस है, ये जय नारायण मिश्रा वर्सेज हस्त मुनिशा बेगम का केस है।
अब देखते हैं कि सेक्शन 43 के तहत कैसे किसी फर्म को डिज़ोल्व किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 43 जो है वो फर्म डिज़ोल्व की कंडीशन है ऐसे टाइम में करती है जब कोई पार्टनरशिप एट विल होती है, यानी कि जो भागीदारी है वो इच्छाधीन भागीदारी है। और हमें पता है कि इच्छाधीन भागीदारी के बारे में दो बातें डिसाइड नहीं होती हैं। कौन सी बातें? पहली बात डिसाइड नहीं होगी कि वो पार्टनरशिप का कितना ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है, ये डिसाइड नहीं, और वो पार्टनरशिप कब तक चलेगी, उसका टर्मिनेशन कब होगा। दोनों बातें अगर डिसाइड ना हो तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल, यानी इच्छाधीन भागीदारी। अब इच्छाधीन भागीदारी को अगर डिसॉल्व करना है तो उसके लिए सेक्शन 43 के रूल लागू होंगे। सेक्शन 43 में साफ साफ दिया, क्या दिया है कि बाय द नोटिस ऑफ ऑल पार्टनर्स, बाय द नोटिस ऑफ ऑल पार्टनर्स हैविंग इंटेंशन टू डिसॉल्व, यानी कि समस्त भागीदारों का इस बात का इंटेंशन, इस बात का आशय है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। अगर सारे पार्टनर राजी हैं, उनका इंटेंशन भी है, तो नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला एलिमेंट पूरा हो गया कि नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, लेकिन सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, उनका इंटेंशन होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है इसके लिए? तो दूसरी बात दिया है कि डेट ऑफ, जो डेट फिक्स की गई है डिसॉल्व की, पार्टनरों ने जो नोटिस में डेट दिया हुआ है कि किस डेट पे फर्म डिसॉल्व होगी, उस डेट पर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डेट फिक्स नहीं की गई है, इफ़ डेट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड बाय द पार्टनर, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में जिस दिन जो डेट नोटिस में मेंशन होगी, जो कम्युनिकेशन उनका होगा नोटिस में, उसी डेट से क्या हो जाएगी? उस डेट से फर्म को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। कब? जब कोई पार्टनरशिप भागीदारों की इच्छा पे की गई है, पार्टनरशिप एट विल है, उसको डिसॉल्व करने का ये तरीका होगा। तो अब आपको ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का जो तरीका है, जो मोड है, वो काफ़ी चेंज हो गया है और वो एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा करके पूछ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोर्ट करता है, कोर्ट जो है वो सेक्शन 44 के तहत कोर्ट भी फर्म को डिसॉल्व करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि जो कोर्ट डिसॉल्व करता है उसके लिए 7 ग्राउंड दिए। कभी कभी पीटी में भी पूछ देता है कि कोर्ट जो फर्म को डिसॉल्व करता है उसमें कितने ग्राउंड दिए गए हैं, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर मेंशन अंडर द सेक्शन 44 व्हेन कोर्ट कैन डिसॉल्व द फर्म, आ जाएगा 3 ग्राउंड्स, 4, 7, 8। तो उस टाइम हमें ये चीज़ याद नहीं होगी, इसलिए ये ग्राउंड भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है अब आज की डेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन 7 ग्राउंड है जब कोर्ट किसी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। पहला ग्राउंड दिया है कि अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है, मतलब विकृत चित्त हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट क्या करेगा? फर्म को डिसॉल्व कर देगा। अब मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं। अब वहाँ पे अगर, हालांकि इसमें ये फर्म तो अगर एक पार्टनर मर जाता है तो ये तो ऑलरेडी डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन कोर्ट भी इसको फर्म को डिसॉल्व कर सकता है अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है। दूसरे कंडीशन में क्या दिया है कि अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या करेगा? फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश करेगा। सेकंड कंडीशन, इफ a partner is incapable to perform his duty, then court can dissolve the firm। अब हम तीसरे ग्राउंड पे आते हैं। तीसरे ग्राउंड में दिया रहा है कि गिल्टी ऑफ कंडक्ट एडवर्सली अफेक्टिंग द बिजनेस। अब कोई पार्टनर क्या है? कोई ऐसी गिल्टी कर रहा है, कोई ऐसा दोष जानबूझ करके कर रहा है। कैसा कर रहा है कि जिससे क्या होता है, वो जो बिजनेस है उससे प्रभावित हो रहा है।
मतलब कोई ऐसा अपराध कर रहा है जो दोषी हो रहा है, वो उसका कंटेंट इस तरीके से है जिससे फर्म क्या हो रही है, फर्म जो वो नुकसान में जा रही है, वो बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। तो इस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा, फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है। अब हम देखते हैं जो फोर्थ कंडीशन है उसमें कोर्ट कैसे फर्म को डिसॉल्व करता है। फोर्थ कंडीशन में दिया है कि विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, मतलब विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर वो जानबूझ करके जो एग्रीमेंट किया गया है पार्टनरशिप के लिए उसको जानबूझ करके क्या करता है, वो नेग्लिजेंट करता, उपेक्षा करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट क्या करेगा, उस फर्म को डिसॉल्व कर देगा। क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्टनर्स क्या है, हमने पढ़ा है कि सेक्शन 19 में पार्टनर्स की ड्यूटी है कि उस बिजनेस को ग्रेटेस्ट एडवांटेज पे चलाएं, मतलब फर्म को अधिकतम लाभ पे चलाएं। अब कोई पार्टनर ऐसा है जो जानबूझ करके उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को ही भंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका इंटेंशन क्या है, फर्म को ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए चलाने का इंटेंशन नहीं है, वो नहीं चाहता कि फर्म ज़्यादा फायदे में हो। इसका मतलब क्या है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा पार्टनर जो है कोर्ट से फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब एक इसमें दिया है कि अब अगर कोई पार्टनर ट्रांसफर्स करता है, क्या करता है, ट्रांसफर्स होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी, अगर किसी पार्टनर ने अपने पूरे शेयर को क्या करता है, वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी अजनबी व्यक्ति को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता, अंतरित कर देता है, तो उस कंडीशन में भी फर्म को कोर्ट डिसॉल्व कर देता। अगर पार्टनर्स चाहते हैं अदर पार्टनर्स, तो उसके लिए कोर्ट में जा कर के उस फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो ये जो है वो 5 ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब हम 6 ग्राउंड भी देखते हैं। इसमें क्या दे रहा है कि परसिस्टेंट लॉस इन द बिजनेस, अगर फर्म में लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार क्षति हो रही है, क्योंकि अगर फर्म में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फर्म जो बनाने का, जो पार्टनरशिप बनाने का उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा है, फर्म में लगातार नुकसान हो रहा है, तो कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, कोर्ट के द्वारा उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। और जो लास्ट ग्राउंड दिया गया है किसी फर्म के डिसॉल्व करने के लिए, वो ये है कि एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, अगर कोई अन्य क्या हो, सामयिक और उचित आधार मिलता है, कोई और उचित और साम्यपूर्ण आधार है न्यायालय की नज़र में, उसके आधार पर भी उस फर्म को भंग कराया जा सकता है। तो ये जो 7 ग्राउंड हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप इस प्री पीटी की तैयारी में भी अच्छे से याद रखते हैं तो आपको ये आपकी प्रिपरेशन मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि क्वेश्चन बेसिकली यहीं से ही उठते हैं और वो पूछ देते हैं कि हाउ कैन बी फर्म डिसॉल्व, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट। तो इस पर आपको ये सब चीज़ों को एक एक को लिखना है कि कैसे कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 45 से लेकर के 55 तक ये प्री और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको एक बार खुद देख सकते हैं प्राइमा फेसाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या कभी आ भी गए तो आप इसको खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको चैप्टर 7 से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 7 में क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप एक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, कि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे करते हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है। और ये सेक्शन 56 से लेकर के 71 तक दिया हुआ है। इन सेक्शनों को फर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन के तहत डील किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन 56 में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे इसके पहले थोड़ा जानना है 56 को समझते हैं कि 56 क्या कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर देती है कि किसी जगह अगर पार्टनरशिप को चाहती है वहाँ पे अप्लाई ना करना हो, लागू ना करने के बारे में सोचती है, तो वहाँ पे वो छूट दे सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। ये 56 में थोड़ा जानना जरूरी, क्योंकि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो ये किसको पावर दी गई? स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वो चाहे तो पार्टनरशिप एक्ट को ना लागू करे,
ऐसा वो कर सकती है। कैसा करेगी? ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके कर सकती है ये, ठीक है। अब इसके बाद दिया है कि सेक्शन 57 में दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार, किसी फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल का एक ऑफिस होता है, वहाँ पे फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं। अब उस बेसिकली एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको जानना ज़रूरी है कि अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि पहली बात तो यहाँ पे 56 हमने देख लिया। अब 57 में क्या दिया है कि ये रजिस्ट्रार जनरल के पास क्या होता है, एप्लीकेशन दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि रजिस्ट्रार जनरल के अपॉइंटमेंट कैसे होता है। इसके लिए यह वो सेक्शन 57 में दे दिया गया है कि रजिस्ट्रार जनरल को अपॉइंटमेंट कौन करता है और किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रार जनरल का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, यानी राज्य सरकार करती है, और उसको कुछ पावर और ड्यूटीज़ दी जाती है, और उसके हिसाब से क्या करता है, वो अपने पावर ड्यूटी के तहत फर्म का रजिस्ट्रेशन करता है और फर्म के लिए रेगुलेशन करता है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या जो रजिस्ट्रार होता है क्या वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। तो इसके लिए दिया है कि रजिस्ट्रार जो होता है सेक्शन 21 के आईपीसी के तहत उसे लोक सेवक माना जाता है, पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी प्री पूछा सकता है कि क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रार अपॉइंटमेंट होता है क्या उसे आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, नहीं माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो हम इसका आंसर देंगे कि उसे क्या माना जाता है, उसे पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक माना जाता है। अब आते हैं, देखते हैं 58 में क्या दिया है कि एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट हो गया, अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को दिया जाएगा सेक्शन 58 के द्वारा दिया जाएगा। क्या क्या उसमें होगा रजिस्ट्रेशन में? तो पहली बात तो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि उस फर्म का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, फर्म का कौन सा प्लेस होगा, उसका प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे होगा, पार्टनर्स के नेम होंगे, पार्टनर्स के एड्रेस होंगे, और उसके बाद बिजनेस कौन सा चलाया जाना है, बिजनेस का नेचर क्या है। इन सब सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के द्वारा फर्म के रजिस्ट्रेशन के समय उसको पार्टनर्स को रजिस्ट्रार के सामने बताना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद फर्म जो है रजिस्टर्ड हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब फर्म रजिस्टर्ड होगी तो इसका जो क्लास तीसरा है 58 का, वो कहता है कि जो फर्म का नाम होगा वो क्राउन, क्वीन, किंग, एम्परर, ये सब नाम जो है फर्म का नहीं रखा जाएगा। ये एक जनरल रूल है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट एक रिटन परमिशन देती है तो किसी फर्म का नाम क्वीन, किंग, एम्परर आदि रखा जा सकता है। तो जनरल रूल है कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन इसका दिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को रिटन परमिशन देती है तो वो पर्सन, वो पार्टनर जो है अपने फर्म का नाम क्राउन, क्वीन और एम्परर रख सकता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है इसमें ये है सेक्शन 69, जो किसके बारे में दी गई है कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि क्या फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या क्या राइट्स उसमें बार हो जाएंगे या कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 69 में फर्म के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं बनाया गया है, यानी वो अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। चाहे तो पार्टनर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। लेकिन इंग्लिश लॉ में फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी कि इंग्लिश लॉ में जो पार्टनरशिप बनाई गई है वहाँ पे जो फर्म के बारे में नियम क्या है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहली बात कि जो फर्म के पार्टनर हैं, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो फर्म के पार्टनर हैं, जो पार्टनर ऑफ फर्म हैं, वो क्या हैं, वो ना तो फर्म के अगेंस्ट और ना तो जो पार्टनर ऑफ फर्म हैं वो क्या कर सकते हैं, ना तो फर्म के अगेंस्ट कोई सूट ला सकते हैं और ना ही किसी अन्य पर्सन के अगेंस्ट ला सकते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब उनका राइट वहीं पे बार हो जाता है कि वो
फर्म के पार्टनर फर्म के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब ये जो फर्म है वो क्या करेगी, फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, कोई ऐसा पार्टी जो पार्टनर नहीं है उसे थर्ड पार्टी बोलते हैं, उसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं करेगी। लेकिन कैसा सूट, ऐसे सूट जो एनी राइट्स अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होंगे, यानी कि केवल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को बार किया गया है। सेक्शन 69 का क्लास 2 केवल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को बार करती है, संविधात्मक अधिकारों को रोक लगाती है। वह किसी सिविल राइट और किसी कॉमन लॉ के द्वारा आने वाले राइट को बार नहीं करती, वो नहीं रोकती है। यानी उसके लिए हम क्या कर सकता है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब भी फर्म सूट ला सकती है। तो यहाँ पे दो बातें हो गई कि फर्म क्या होता था, फर्म जो है थर्ड पार्टी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए कोई सूट फाइल नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्म जो है क्या कर सकती है। मान लीजिए फर्म किसी थर्ड पर्सन को या किसी उसको पार्टनर को कोई दिया है, उसने पैसा दिया, उधार दिया है, तो उस कंडीशन में अगर कोई सूट फाइल होता है फर्म के द्वारा तो उसके लिए सेटअप भी नहीं कर सकती है। सेटअप का मतलब वो मुजरा नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सीपीसी में देखा है कि सीपीसी में ऑर्डर 8 और रूल 6 में ये सेटअप की बात की गई है। मतलब सेटअप का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई सूट फाइल किया है, रिकवरी ऑफ मनी सूट, तो जो दूसरा पार्टनर है वो भी कह सकता है कि नहीं मेरा भी बकाया है, इनसे है कुछ पैसे हैं, तो मुजरा हो जाता है, सेटअप हो जाता है। तो उसके लिए भी फर्म जो है वो क्या कर सकती है, सेटअप का क्लेम नहीं कर सकती है क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये 3 राइट जो है फर्म के रजिस्ट्रेशन ना होने से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और वह किसी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए कोई सूट फाइल होता है कोर्ट में, तो क्या ऐसा सूट मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और कोर्ट में मामला पेंडिंग है और उस दौरान अगर फर्म रजिस्ट्रेशन करा लेती है, क्या तब वो सूट मेंटेनेबल होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है इन दोनों केस लॉज के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। तो पहला केस लॉज आपको इस पर दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो है कविता त्रेहन वर्सेज बलसारा प्रोडक्ट लिमिटेड। ये है 1992 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, क्योंकि कविता त्रेहन के मामले में कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये लॉ सेटल किया कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कब नहीं रजिस्टर्ड है, जिस दिन सूट फाइल किया गया, वाद लाने की तिथि पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस दिन तो ऐसा जो सूट होगा वो मेंटेनेबल नहीं होगा। यानी न्यायालय जो सूट को मेंटेन नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग सूट द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड। ये केस लॉ साफ इस केस में डिसाइड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और सूट फाइल किया गया है और उस दौरान फर्म ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तब क्या होगा। तो दोनों कंडीशन में फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, तब भी वो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं मेंटेन होगा? क्योंकि कोर्ट उस समय देखता है जब सूट फाइल किया गया, वो उस डेट पर क्या फर्म रजिस्टर्ड थी। अगर फर्म उस डेट पर रजिस्टर्ड नहीं थी तो वह फर्म बाद में अगर वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट अगर वो फर्म रजिस्ट्रेशन करा के लाता है तो वो भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर फर्म दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के जाती है तो सूट फाइल नहीं होगा, बल्कि फर्म फिर से रजिस्ट्रेशन करा करके क्या कर सकती है, एक नया सूट फाइल कर सकती है। मेन चीज़ ये है। और एक और इम्पॉर्टेंट केस है जो लैंडमार्क केस है, जो है हल्दीराम भुजियावाला। ये हल्दीराम भुजियावाला का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में कुछ राइट्स को डिसाइड किया गया है। हल्दीराम भुजियावाला वर्सेज आनंद कुमार
एंड दीपक कुमार का केस है। और ये केस जो है 2000 सुप्रीम कोर्ट का 2000 में है सुप्रीम कोर्ट का, इसको याद रखिएगा। बहुत लैंडमार्क केस है, हल्दीराम का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया कि सेक्शन 69 का क्लास 2 केवल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को बार करता है, वह सिविल राइट और कॉमन लॉ के द्वारा आने वाले राइट को बार नहीं करता है। यह मेन चीज़ है, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सेक्शन 69 के कोई अपवाद भी हैं। तो थोड़ा से अपवादों को भी जानना होगा, क्योंकि अपवाद भी ज़्यादातर प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि कितने एक्सेप्शन हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फर्म रजिस्टर्ड हो। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी जो है वो सूट फाइल होगा और वो मेंटेन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो पहला है कि अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फर्म के डिसॉल्व करने के लिए सूट फाइल किया जा सकता है, वहाँ पे फर्म के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फर्म को भंग करना है, विघटन करना है, तो वहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है, चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो। पहली बात तो यहाँ पे पहला हो गया ये, ठीक है। दूसरा है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो जो पार्टनर हैं वो अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दूसरा राइट है, क्योंकि यहाँ भी फर्म के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये सेकंड एक्सेप्शन हो गया। तीसरा है कि अब अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो जो पार्टनर हैं वो अपने शेयर के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ भी फर्म के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शन हो गए, यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो 4th एक्सेप्शन है कि अगर कोई पार्टनर कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वो दिवालिया पार्टनर जो है अपने शेयर के लिए फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है और वो सूट मेंटेन किया जाएगा, मेंटेनेबल होगा, चाहे भले ही फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी। तो ये 4 एक्सेप्शन हो गए। और जो 5वां एक्सेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है वह ये है कि अगर कोई सूट फर्म के लिए कोई सूट 100 रुपये से कम मूल्य का लाया गया है तो वहाँ पर भी फर्म के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। मेन चीज़ ये आपको ये समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं 69 के बाद 70 में क्या है कि सेक्शन 70 को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 70 में साफ साफ दिया है ना कि पेनाल्टी फॉर द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स पर्टिकुलर्स। अगर कोई पार्टनर जो है कोई मिथ्या कथन देता है, कोई फर्जी स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है। वो कोई एंट्री पार्टनरशिप फर्म में कोई एंट्री गलत भर देता है या जानबूझ करके ऐसा एंट्री देता है जो वास्तव में है ही नहीं, तो उस कंडीशन में दिया है कि उसको पनिशमेंट हो जाएगा कितना, 3 मंथ का इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है। ये इसके लिए पेनाल्टी। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीटी में ये पूछ सकता है ये इम्प्रिजमेंट कितने साल का होगा, ये कितने महीने का होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 71 कहता है कि रूल बनाने की पावर किसके पास है, पावर टू मेकिंग रूल। तो रूल बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। कि उसमें कोई रूल बनाना हो, चाहे पार्टनर्स के बारे में, उसके प्लेस के बारे में, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारे रूल बनाने की पावर किसको दी गई है, वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। अब उसके बाद चैप्टर 8 जो है ये इसमें क्या दिया हुआ है, ये चैप्टर 8 में केवल 2 सेक्शन दिए गया, 72 और 74, यानी 3 सेक्शन इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो 72 में दिया गया है कि पब्लिक नोटिस के बारे में, यानी लोक सूचना कैसे दी जाएगी, किस बात की लोक सूचना। अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर जो आउटगोइंग होता है तो उसकी ड्यूटी है कि क्या करता है, वो उसको एक पब्लिश नोटिस देता है। अब ये पार्टनर की बात हो या कोई माइनर हो, माइनर भी कोई हो, क्या होता है माइनर है लेकिन वो मेजर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसे भी क्या होना चाहिए, पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो पहले के कामों के लिए भी माना जाएगा। और अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है,
अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो माइनर क्या मान लिया जाएगा? हमने सेक्शन 13 पढ़ा, अगर वो अपने मेजर होने के 6 महीने के भीतर अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो उसे उस फर्म का पार्टनर मान लिया जाएगा। तो पब्लिक नोटिस देने की बात यहाँ पे की गई है 72 में, और ये पब्लिक नोटिस जो दी जाएगी वो सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग, जो उसमें रूल मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पब्लिक नोटिस उसको दी जाएगी। अब यहाँ पे देखना है कि सेक्शन 73 जो है वो रिपील्ड कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है। तो ये पीटी में पूछा जाता है कभी कभी कि पार्टनरशिप एक्ट के कौन सी सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया है, तो किस एक्ट के द्वारा? तो ये आपको है कि क्या है, रिपीलिंग एक्ट 1938 के सेक्शन 2 के द्वारा रिपील कर दिया गया। तो यहाँ भी पीटी का क्वेश्चन बनेंगे कि किस ईयर में किस एक्ट के द्वारा उसको रिपील कर दिया गया और कौन सी सेक्शन है उसको रिपील कर दिया गया। अब जो लास्ट सेक्शन है 74 है, इसके बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ये इसकी जो टाइटल है वो सेविंग्स है, यानी कि ब्यावृत्तियाँ क्या होती हैं कि चूँकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बनाया गया? ये बनाया गया 1932 में। अब इस एक्ट के पहले कोई भी अगर व्यक्ति है जिसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है या कोई दिवालिया के बारे में कोई रूल बनाए गए हैं तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो इस पर लागू नहीं होंगी, ये पार्टनरशिप एक्ट उस पर लागू नहीं होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं सेविंग्स और ब्यावृत्तियाँ। तो ये पार्टनरशिप का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों से ये कहना ज़रूरी है कि अब आप लोगों से एक प्रश्न हर लेक्चर के लास्ट में रहेगा जिसको आपको जवाब देना है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका ज़रूर कमेंट में आंसर देंगे कि क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक पार्टनर हैं, ए बी क्या है, पार्टनर है किसी फर्म के, और उसमें ए जो है ए बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर उनमें से दोनों में से कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो है उस फर्म में क्या हो जाएंगे, अपने आप पार्टनर हो जाएंगे। तो प्रश्न है क्या पार्टनरशिप ऐसे कंडीशन में डिसॉल्व होगी, भंग होगी कि नहीं होगी? आप इसका आंसर जो है लेक्चर देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट करिएगा। बस इसके साथ ही थैंक यू।